हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे। इसके पहले हमने आपको ब्लड ग्रुप बताया था, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि ब्लड ग्रुप को कैसे एनालिसिस करते हैं, अगर पेरेंट का दिया हो तो किस तरीके से हम ऑफस्प्रिंग्स में जो भी पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की वो निकाल सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो हमने अब तक ये देखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जीन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो जीन है वो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। इट मीन्स कि डीएनए का वो जगह या वो प्लेस जहाँ पे हेरिडिटी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम जीन कहते हैं, और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। अगर किसी भी तरह से इस जीन में कोई चेंज हो जाता है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ट्रांसफर के टाइम अगर जीन ट्रांसफर हो रहा है नए ऑफस्प्रिंग में, तो अगर कोई चेंज आ जाता है, अगर कोई चेंज हो गया तो ये जीन न्यू जीन हो गया, और जब ये न्यू जीन हो गया तो इसका मतलब कि जो कैरेक्टर ये लेकर आ रहा था उसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई चेंज हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो हो सकता है कि वो जो जीन है वो आई कलर के लिए रहा हो, और चेंज हो जाने के कारण वो आई का कलर जो है वो ब्लू कलर, मान लेते हैं कि अगर वो ब्लू कलर लेकर आ रहा है तो वो ब्लू कलर चेंज हो गया हो और वो किसी तरीके से मान लीजिए पर्पलिश हो गया हो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कि इवोल्यूशन हुआ या एक चेंज हो गया, ठीक है। अब इवोल्यूशन क्या है, अगर वो एक ही जनरेशन तक लिमिटेड है तो हम उसको इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको हम म्यूटेशन कह सकते हैं। सडन चेंज इन डीएनए, अगर ये एक तरीके से सडन चेंज ही तो हुआ, अचानक से चेंज हुआ, तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चेंज बहुत जनरेशन तक ट्रांसफर होता है और कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम इवोल्यूशन टर्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक्स प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। मतलब कि पहले वाले ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हुआ और मिलियन ईयर्स तक वो डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट मतलब ट्रांसफर होता गया, और उस ट्रांसफर होने के कारण जब नई स्पीशीज बन जाती है तो उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। स्पीशीज का अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज अ स्पीशीज, तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। मतलब कि वो ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम स्पीशीज कहते हैं। तो अगर कोई चेंज हुआ, अगर सपोज एक स्पीशीज है, दिस इज स्पीशीज नंबर 1 या इसको प्रिमिटिव स्पीशीज कह देते हैं, इसमें कोई चेंज हो गया, ठीक है, और बहुत मिलियन ईयर्स तक वो चेंज एक्यूमुलेट रहा, और अब ये स्पीशीज जो है वो चेंज होके स्पीशीज न्यू स्पीशीज बना ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक अ स्पीशीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। अब जैसे हम ये मानते हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी दो स्पीशीज के बीच में, ठीक है, उतने ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक स्पीशीज ए है, एक स्पीशीज बी है, और एक स्पीशीज सी है, ठीक है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी और स्पीशीज सी। जो स्पीशीज बी है वो स्पीशीज ए से ही इवॉल्व होकर आई है, ठीक है। तो और ये सी कहीं और से इवॉल्व होकर आई है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि
ए और बी में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी क्योंकि ये इसी का इवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा रिलेटेड होंगे, और जो ये वाली स्पीशीज़ है, स्पीशीज सी, ये इन दोनों से ही कम रिलेटेबल होगी। मतलब कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे। ए और बी में तो कॉमन आपको मिलेंगे, लेकिन सी में आपको कैरेक्टर जो है वो कॉमन नहीं मिलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि स्पीशीज ए और बी क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन सी जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्लियर। जैसे ह्यूमन और आप मंकी में ले लीजिए, ठीक है, और ह्यूमन और आप जो है एव्स ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए। तो जब आप ह्यूमन और मंकी में कंपेयर करेंगे तो हम ह्यूमन और मंकी में कैरेक्टर्स बहुत कॉमन हैं, कॉमन कैरेक्टर्स आपको मिलेगा, ठीक है। लाइक लेट सपोज अगर 100 कैरेक्टर आप स्टडी कर रहे हैं तो 100 में से मान लेते हैं हम कि 95 कैरेक्टर्स ह्यूमन और मंकी के कॉमन मिलेंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमन और एव्स का कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है आपको इतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स न मिले, ठीक है। ऑल्दो दे आर ऑल्सो रिलेटेबल, ह्यूमन भी वार्म ब्लडेड है, एव्स भी वार्म ब्लडेड है, ह्यूमन में भी 4 चैम्बर हर्ट है, एव्स में भी 4 चैम्बर हर्ट है, तो ये तो कुछ सिमिलैरिटी होगी। लेकिन सिमिलैरिटी अगर आप मंकी से कंपेयर करेंगे तो उतनी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एंड मंकी आर क्लोजली रिलेटेड एंड ह्यूमन एंड एव्स आर नॉट क्लोज रिलेटेड, ठीक है। अब some important sources which provide evidence for evolution are homologous, analogous, vestigial organ and fossils. अब हम इवोल्यूशन को स्टडी कैसे करेंगे? इवोल्यूशन को स्टडी करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। पहला होमोलॉगस, दूसरा एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड फॉसिल्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये है आर्कियोप्टेरिक्स की। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक कहते हैं डायनासोर एंड बर्ड्स के बीच में, ठीक है। इसके फॉसिल्स मिले हैं जिससे कि हम इसके बारे में जान सकते हैं। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए देखते हैं। वेरिएशन एक वर्ड है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट और नए इंडिविजुअल में कितना डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसको बीटल का एग्जाम्पल कहते हैं। हम ये लेते हैं कि सपोज एक जगह पर 12 बीटल हैं, ठीक है। एक जगह पर 12 रेड बीटल्स की कॉलोनी ग्रो कर रही है, ठीक है। अब 3 तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंज, फर्स्ट केस, ब्लैक कलर का जो क्रो है उसको ग्रीन ग्रास में रेड कलर की बीटल्स आसानी से दिख जाती है, ठीक है। मतलब ये पहले केस में हम क्या बता रहे हैं, पहले केस में भाई ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, उसमें रेड कलर की बीटल्स तो आराम से क्रो को दिख जाएगी, ठीक है। तो बीटल्स की जो पॉपुलेशन है वो क्रोस को आराम से आइडेंटिफाई करके उनको खा लेते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बार एक चेंज हो गया और एक ग्रीन बीटल जो है वो आ गया कॉलोनी में। कोई चेंज हो गया, मान लीजिए सडन चेंज हो गया, किसी तरीके का म्यूटेशन हो गया, मतलब एनी हाउ जो है वो एक ग्रीन कलर का बीटल ग्रो किया। अब देखिए होगा क्या कि ग्रीन कलर के जो बैकग्राउंड है उसमें ग्रीन कलर का बीटल तो क्रो को देख नहीं पाएगा, मतलब क्रो उसको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसको रेड कलर का दिखेगा। तो धीरे धीरे ग्रीन की कॉलोनी बढ़ती रहेगी क्योंकि उसको तो कोई खाने वाला है नहीं, वो तो दिख नहीं रहा है, और ब्लैक की कॉलोनी घटती जाएगी क्योंकि क्रो जो है वो ब्लैक को आराम से रेड को आराम से खा जाएगा, ठीक है। तो रेड की कॉलोनी घटेगी और ग्रीन की कॉलोनी बढ़ जाएगी। ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का।
नेचुरल सिलेक्शन मतलब यहाँ नेचर सेलेक्ट कर रहा है। वो नेचर कौन है? क्रो। यहाँ क्रो सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सी कॉलोनी ग्रो करेगी और कौन सी कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के ही बीटल्स बचेंगे और सारे के सारे रेड खत्म हो जाएंगे। अब जब रेड यहाँ पे रहेगा ही नहीं तो आगे आपको रेड की जनरेशन मिलेगी नहीं। तो शुरुआत में जो रेड कलर की कॉलोनी थी वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रीन कलर की। तो ये एक इवोल्यूशन है और ये क्या है? ये नेचुरल सिलेक्शन का तरीका है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। भाई शुरुआत में तो 12 बीटल्स थे। अब मान लेते हैं कि एक ब्लू कलर की कॉलोनी डेवलप हो गई। ठीक है, अब जो है क्रो रेड को भी खा सकता है, ब्लू को भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर में उसको ब्लू भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा। अब अगर सपोज ग्रोथ हो रही है, भाई रेड की ग्रोथ, रेड का नंबर ज़्यादा है इसलिए रेड की ग्रोथ जल्दी होगी, उनके पॉपुलेशन जल्दी बढ़ेगी, और ब्लू की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अगर हम मान लेते हैं कोई नेचुरली कोई कैलामिटी आ जाती है या किसी तरीके का कोई डिजास्टर आ जाता है, मान लेते हैं कि हाथी आ गया और हाथी ने इतनी पूरी कॉलोनी में उसका पैर पड़ा और सारे के सारे रेड बीटल्स जो है वो खत्म हो गए। तो सारे के सारे रेड बीटल्स खत्म हो गए तो बचे कौन? कौन सी फ्रीक्वेंसी बची? किस जीन की फ्रीक्वेंसी बची? ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी बची। और जब ब्लू वाले ही बचे हैं तो आगे जाके कॉलोनी किसकी डेवलप होगी? ब्लू वाले की ही डेवलप होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हुआ क्या कि ये जो बीटल्स जिन लीव्स को खा रहे थे वो लीव्स जो है वो डिजीज हो गई। मान लेते हैं उसमें कोई कीड़ा लग गया या किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, और अब उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है बीटल्स को। तो जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड बीटल्स को नहीं मिलेगा तो बीटल्स का साइज क्या होगा? छोटा होगा भाई, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। जब उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो वीक हो जाएंगे, उनका बॉडी वेट कम होने लगेगा। अब उसी तरीके से 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन ऐसे निकलेगा। अब अगर मान लीजिए कि लीफ जो है वो डिजीज फ्री हो गई, वहाँ की लीफ, और उनको खाना प्रॉपर मिलने लगा, तो ये फिर अपने ओरिजिनल में आ जाएगी। तो क्या आप इसको, इस कंडीशन को, जो थर्ड वाला केस है, इसको आप इवोल्यूशन कहेंगे? नहीं, ये हेरिटेबल नहीं है। भाई खाना ना मिलना वो उसके जीन में थोड़ी चेंज कर दिया, जीन में तो चेंज किया नहीं। तो जब जीन में चेंज किया नहीं तो ये हेरिटेबल जो है वो नहीं है। जबकि पहला और दूसरा कंडीशन हेरिटेबल था। एक बार में ग्रीन कलर बीटल बन गया था, सेकंड केस में ब्लू कलर का बीटल बन गया था। ठीक है, और इस तरीके से हम इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपरली दिया भी हुआ है कि वेरिएशन कैसे आता है पॉपुलेशन में और इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो सिचुएशन फर्स्ट थी कलर वेरिंग अमंग ग्रीन एंड रेड। तो क्रो प्रे ऑन रेड बीटल्स एज ग्रीन बीटल वर नॉट नोटेड इन ग्रीन बुशेस। ग्रीन बीटल्स गॉट सर्वाइवल एडवांटेज, भाई उनको सर्वाइव करने के लिए एडवांटेज मिला, ग्रीन कलर की हरियाली वाली घास में छुप गया। और दे वर नेचुरली सेलेक्टेड, मैंने अभी आपको बताया कि ये नेचर ने सेलेक्ट किया, और ये नेचुरल सिलेक्शन कौन एक्सर्ट किया? क्रो, रिजल्टिंग इन अडेप्टेशन इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन द एनवायरनमेंट। भाई क्रो से बचने के लिए भाई वो क्या हो गए? वो अडॉप्ट हो गए। सिचुएशन दूसरे में क्या था? ब्लू से रेड हो गया, सॉरी रेड से ब्लू हो गया। ठीक है, और फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट फायर बताया, मान लेते हैं एलिफेंट फुट भी आ गया हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ब्लू बीटल्स बचेंगी। अब ये भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ, अब जो ब्लू ही बचा है तो ब्लू ही आगे ग्रो करेगा। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, अ रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और थर्ड केस क्या है? नो कलर वेरिएशन, कोई कलर वेरिएशन आया ही नहीं। इनिशियली देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू ड्रॉट हो जाए, या मान लीजिए लीव डिजीज हो जाए। द साइज ऑफ द बीटल डिक्रीज एज दे वर पुअरली नरिश्ड। लेटर
Beetles got proper nourishment and increased in size. Therefore, the progeny showed normal size beetle due to heritable variation. No genetic change has occurred in the population. कोई genetic change हुआ ही नहीं. The population get affected for short duration only due to environmental changes. भैया environment में change हुआ, ठीक है. कौन सा change हुआ? ये environment में change हुआ. ये खाना कम मिलने लग रहा था, लेकिन उसके जीन में चेंज नहीं हुआ. वो कोई हेरिटेबल वेरिएशन नहीं हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम किस तरीके से वेरिएशन और अगर कोई किसी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, फॉसिल्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ एक और क्या था, वेस्टिजियल ऑर्गन. हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन.